गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही बेटा? आज इस चैप्टर में जो बची हुई डिजीज हैं, जिसमें रिंगवर्म, अमीबियासिस, एलिफेंटियासिस और एस्केरियासिस, इनको कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में ह्यूमन की हेल्थ और ह्यूमन की डिजीज की बात करी। जितनी भी डिजीज ह्यूमन के शरीर में होती हैं जो हमारे सिलेबस में है, उनको हमने कंप्लीट किया। बेटा देखो, अगर इसी पेज को देखें, शुरुआत से अगर पेज को देखें, जो भी चीज अभी हम लोगों ने करी है, आपने बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज, ये सारी कंप्लीट कर ली। साथ साथ में एड्स और कैंसर को भी कंप्लीट कर लिया। जब हम लोगों ने बेटा प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज की बात करी थी, तो आपने देखा था मलेरिया, हमने मलेरिया पढ़ा, और मलेरिया जिस प्रोटोजोन पैरासाइट से हो रहा था उसका नाम प्लाज्मोडियम था। चलो कुछ आंसर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, नाम लेते हैं बच्चों के। आद्या शक्ति, आशीष कुमार स्वदेशी, राम सागर, सोनू प्रजापति, सोना सिंह, नमन अहमद। बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सरफराज, अश्वनी, यश राठौर, सोनू प्रजापति, शोभित, सजल पटेल। चलो आंसर देते रहो। बताओ बेटा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी? एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवाएंगे। ये जो बची हुई डिजीज है वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर वन बाई वन, लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी की एक दिन रीडिंग करवाएंगे। हिपोक्रेट्स, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, और साथ साथ में इसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से संबोधित किया जाता है। बेटा हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम भी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का समर्थन कर रहा था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हम लोगों ने देखी थी कि बॉडी में जो फ्लूइड है अगर बैलेंस स्टेज में रहते हैं तो मनुष्य हेल्दी रहता है, और अगर ये कम ज्यादा हो गए तो हम बीमार हो जाते हैं। ब्लैक बाइल की बात करी थी, ब्लैक बाइल अगर ज्यादा होता है तो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये एक सोच थी, प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट थी, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ज्यादा दिन नहीं चली, विलियम हार्वे ने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। ये सारी चीजें हमने शुरुआत में करी थी। अच्छा ये बताओ बेटा, टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होती है, नाम बताओ। टाइफाइड, टेल मी द नेम ऑफ बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में चला जाए तो टाइफाइड काज करता है। टाइफाइड के लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट था उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। मैरी मेलन एक ऐसी महिला जो टाइफाइड कैरियर के नाम से जानी जाती है। साथ साथ में टाइफाइड बैक्टीरिया इंसान के अंदर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आता है। अच्छा कल की क्लास में हम लोगों ने कैंसर की बात कही थी। बेटा कैंसर, एक मिनट, कैंसर की बात करेंगे। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर में हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती हैं, अच्छा हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती हैं वो जब भी डिवाइड करती हैं, जब भी ग्रो करती हैं, जब भी वो डिफ्रेंशिएट करती हैं, कोई ना कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करती है। लेकिन जब कैंसर हो जाता है, अगर कैंसर सेल की बात करें, कैंसर सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती है। इसकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी की, कैंसर सेल के ऊपर काम नहीं करती। तो कैंसर, जहां पर कैंसर सेल होगी वहां पे सेल का मास बन जाता है, सेल का मास ट्यूमर कहलाता है।
तो कैंसर में ट्यूमर बनते हैं। अगर बेटा ट्यूमर एक ही जगह रहता है तो उसको बेनाइन कहते हैं, जो लेस हार्मफुल होता है। और अगर कैंसर ऐसा हो जिनकी सेल टूट टूट के दूर जाने लगे, ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल होती है हाईली प्रोलिफरेटिंग होती है। अगर बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल टूट टूट के जाती हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को, कैंसर की इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये सबसे फियरफुल प्रॉपर्टी है कैंसर की। हम लोगों ने देखा था कि कैंसर जब भी हमारे बॉडी में होता है, कैंसर वाला हिस्सा हेल्दी पार्ट को भी डैमेज कर देता है। अगर कैंसर सेल के बगल में हेल्दी सेल हैं तो उनका खाना पानी नहीं मिल पाता है, उनको भोजन और न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन हो जाता है। जब भी कैंसर और हेल्दी सेल के बीच में कंपटीशन होता है, मैंने कल बताया था, कैंसर सेल जीत जाती हैं, हेल्दी सेल हार जाती हैं। तो हेल्दी सेल डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं, मारी जाती हैं न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, भुखमरी की वजह से मरती है ये। तो कैंसर हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो कैंसर है, इनकी सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की पावर नहीं होती है, जबकि नॉर्मल सेल के पास, हेल्दी सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की पावर होती है। अगर हमारी हेल्दी सेल के बगल में कोई सेल है, अगर हेल्दी सेल बगल वाली सेल को संपर्क करती है, कांटेक्ट करती है, तो बगल वाली सेल को अनकंट्रोल नहीं होने देती है, जबकि कैंसर सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। फिर मैंने बताया था कि अगर बेटा हमारी बॉडी में कैंसर की बात आती है तो यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट की बात आती है। कौन कौन सी चीजें कैंसर काज करती हैं? मैंने बताया था बेटा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट कैंसर काज करते हैं। जो एजेंट कैंसर काज करते हैं उनको कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल थे। फिजिकल में एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रे। केमिकल में निकोटिन की बात करेगी। बायोलॉजिकल में वायरसेस भी आते हैं जो कैंसर काज करते हैं। वायरसेस के पास में वी आंक होता है, वायरल आंकोजीन। और हमारी सेल जो नॉर्मल बॉडी सेल है, नॉर्मल बॉडी के सेल के पास में भी कैंसर का इनएक्टिव जीन होता है, जिसको पोटो आंकोजीन या सी आंक कहते हैं। अगर बेटा हमारी बॉडी का पोटो आंकोजीन जो इनएक्टिव स्टेज में है, अगर वो एक्टिव हो जाए, अगर आंकोजीन में चेंज हो जाए, तो वो सेल कैंसरस हो जाती है। अच्छा, फिर बात आती है जो एक्सरे, गामा रे और यूवी रे हैं, ये हमारी बॉडी में अगर पड़ जाए, इनका एक्सपोजर हो जाए, तो हमारी बॉडी का डीएनए जो है, इसकी संरचना चेंज हो जाती है। डीएनए में चेंज होना म्यूटेशन कहलाता है। और बेटा म्यूटेशन कैंसर को जन्म देते हैं, जिनमें एक्सरे और गामा रे आयनाइजेबल रेडिएशन थी, यूवी रे नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन थी। इसके साथ साथ में बेटा हमारे पास बात आती है कि अगर कैंसर हो गया तो इसको पहचानेंगे कैसे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो हमारे पास डायग्नोसिस के लिए, सुनते जाइए, डायग्नोसिस के लिए हमारे पास में रेडियोग्राफी थी, हमारे पास में ब्लड और बोन मैरो के द्वारा भी कैंसर पता लगाया जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, बायोप्सी करते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम रेडियोग्राफी से कैंसर का पता लगाते हैं तो हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो एक्सरे करते हैं, या एमआरआई करते हैं, या सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में हमें 3 डायमेंशन इमेज मिलती है, एक्सरे से हमें 2 डायमेंशन इमेज मिलती है, और एमआरआई जिसको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, इसमें हम इंटरनल ऑर्गन की जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल गड़बड़ी है उसकी इमेज हमें प्राप्त हो जाती है एमआरआई से। और मैंने बताया था एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में सबसे सेफ एमआरआई था। साथ साथ में हम लोगों ने देखा था बेटा, जो सीटी स्कैन था वहां पर भी एक्सरे इस्तेमाल करते हैं, और एक्सरे में तो एक्सरे इस्तेमाल करते ही हैं, और एक्सरे कार्सिनोजन है, कैंसर काज कर सकता है। इस वजह से एमआरआई सेफ है। एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ में नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एंटीबॉडी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनकी सहायता से भी बताया था कैसे कैंसर का पता लगाया जाता है। बेटा कैंसर की जो सेल होती है वो हमारी बॉडी, कैंसर की जो सेल होती है, कैंसर सेल के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में एंटीजन की तरह काम करती है, और हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। कैंसर के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी को हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैंसर हमारी बॉडी में है। तो एंटीबॉडी से भी चेक कर सकते हैं। बायोप्सी में हम लोग जो सस्पेक्टेड एरिया है, जहां पर गांठ बन रही है, उस जगह से थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते हैं और टिश्यू को लैब में स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये नॉर्मल सेल है इस गांठ में या कैंसरस सेल है। अगर कैंसरस सेल है तो हमें पता लग जाता है।
जब लैब में हम टिश्यू को देखते हैं, द प्रोसीजर इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी में हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। साथ साथ में बेटा ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, उसमें हम ब्लड और बोन मैरो की जांच करते हैं। साथ साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन चले आ रहे हैं, जैसे मान लो हमारे ग्रैंड पेरेंट को कोई कैंसर था, हमारे पेरेंट को कोई कैंसर है, और हमारे साथ में हमारी बॉडी में भी हो सकता है। तो बेटा जो पेरेंट्स से, जो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट में आया, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा, इसका मतलब अगर किसी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री है तो कोई ना कोई जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे संवेदनशील जीन का भी हम पता लगा सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और जिस ब्रांच से हम ससेप्टेबल जीन का पता लगाते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में अगर हमें पता चल गया कि कैंसर है इंसान के शरीर में, तो ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो बेटा हम ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट थे, मैंने बताया था। अगर कहीं गांठ है तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, गांठ को काट के हटा दो। काट के हटाना सर्जरी कहलाता है। तो सबसे पहला तरीका है ट्रीटमेंट का सर्जरी। दूसरा तरीका है रेडियोथेरेपी। कहीं पे गांठ है जहां पर कैंसरस सेल है, हम गांठ को रेडिएशन से मार देते हैं। रेडिएशन से मारना, लीथल रेडिएशन से मारना रेडियोथेरेपी कहलाता है। दवाइयां देके कैंसर को खत्म करना कीमोथेरेपी कहलाता है। और साथ साथ में अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं लड़ने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ता है। बेटा कैंसर में इम्यून सिस्टम थक जाता है, लड़ते लड़ते हार जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन नामक केमिकल का इंजेक्शन देते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन अगर किसी कैंसर पेशेंट को देते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बना देता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर है जो कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में स्टडी करी थी, और बेटा ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी दी हैं। फिर मैंने चलते चलते बताया था, कुछ चीजें और बताई थी। बेटा कैंसर की स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और जो डॉक्टर कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने करी थी। आवाज ओवरलैपिंग तो नहीं करनी चाहिए, चलो थोड़ा गेट खोल देते हैं। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा, रिंग वर्म से शुरू करते हैं। और जो बची हुई डिजीज हैं हमारे पास में, रिंग वर्म बचा है, अमीबियासिस बचा है, एलिफेंटियासिस बचा है, और एस्केरियासिस बचा है। ये 4 बीमारियां बची हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं रिंग वर्म की। चलो शुरू करते हैं। देखो रिंग वर्म बना हुआ है, ये हमारे शरीर में, हमारी त्वचा पे, स्किन पे इस तरीके का एक स्पॉट पड़ जाता है, एक सर्कुलर स्पॉट पड़ जाता है। और ये सर्कुलर स्पॉट है, ये एक फंगस से होता है बेटा। दिस सर्कुलर स्पॉट इज काज्ड बाय रिंग वर्म। तो ध्यान दो बेटा, ये जो डिजीज है, इस बीमारी को हम लोग रिंग वर्म कहते हैं। इस बीमारी क्या कहते हैं, रिंग वर्म। चलो देखते हैं। और पता, ये रिंग वर्म जो है, इसका एक नाम और है, एनसीईआरटी में दिया नहीं, इसका एक नाम और है टीनिया। देखते चलना, टीनिया कहते हैं इसको। रिंग वर्म जिस पैथोजन से होता है, सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। जिस बेटा पैथोजन से होता है उसका नाम है फंगस। ये फंगस से होता है बेटा, इसका जो पैथोजन है वो है फंगस। इसका मतलब ये फंगस से होने वाली बीमारी है। एनसीईआरटी में जो फंगस की स्पीसीज हैं वो दी गई हैं। जिन फंगस से होता है उनके नाम एनसीईआरटी में दिए हैं, चलो लिख देते हैं। जिन बेटा फंगस से रिंग वर्म होता है उसमें एक नाम है, देखो इसका तरीका बताते हैं, EMET, EME और T, मेट। मेट नामक फंगस से होते हैं। EM से है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। और ध्यान दो, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार पढ़े दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े, इतनी अच्छी तरीके से ब्रेन में बिठाते चलो। बेटा फंगस की एक नस्ल है माइक्रोस्पोरम,
दूसरी है एपिडर्मोफाइटन, दूसरी है यम से है माइक्रोस्पोरम, ई से है एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, और टी से है ट्राइकोफाइटन। EMET माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, ये 3 फंगस हैं। अगर हमारे शरीर पे हमला कर दें तो हमारे शरीर में स्किन पे जगह जगह पर सर्कुलर स्पॉट पड़ जाते हैं, और ये सर्कुलर स्पॉट रिंगवर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो सर्कुलर स्पॉट होते हैं बेटा, इसमें देखो व्हाइट व्हाइट कलर के स्केल्स हैं, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर के स्केल जैसे निकलते हैं, रूसी जैसी निकलती रहती है ऐसे। तो कहते हैं ये जो रिंगवर्म में जो स्पॉट पड़ता है ये ड्राई होता है, ड्राई, सूखा, और इसमें स्केल्स निकलते रहते हैं। तो कहते हैं ये रिंगवर्म जो होता है ड्राई और स्केली लेजन है, एक ऐसा दाग है जो ड्राई और स्केली दिखाई देता है। तो यहां पे एक पॉइंट हमने जोड़ दिया है कि ये जो लेजन होता है ड्राई और स्केली होता है। क्लियर? ड्राई और स्केली। ट्राइकोफाइटन, ये जो है उसी कलर से लिख देते हैं यहाँ पे स्पेलिंग में। ट्राइकोफाइटन। तो ध्यान दो, ये ड्राई और स्केली लेजन होते हैं। अच्छा, कभी ये लेजन अगर शरीर पे पड़ जाए तो बेटा खुजली बहुत होती है, इचिंग बहुत होती है। तो यहां पे ध्यान देना, ये जो लेजन होता है रिंगवर्म जो होता है इसमें इचिंग होती है, इचिंग होती है। क्लियर? तो हमारे पास में अभी जो इंफॉर्मेशन आई है बेटा, ये फंगस से होने वाली बीमारी है। जिन फंगस से होती है वो EMET माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, 3 फंगस हैं। इनमें जो लेजन बनता है ड्राई और स्केली लेजन बनता है, इचिंग होती है। अच्छा, अब यह बात आती है कि ये पैथोजन हमारे शरीर के पास आया कैसे, किस माध्यम से आया? छींकने से आया, खांसने से आया, या साथ रहने से आया? तो बेटा ये जो बीमारी है बहुत कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है इंसान की, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन। तो यहां लिख देते हैं रिंगवर्म जो होती है ये बेटा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है मानव की। तो यहां एक पॉइंट लिखते हैं, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ये संक्रमण, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने वाली बीमारी है। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन, ये मानव की, मनुष्य की कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसे फैलती है बता दें आपको। बेटा मान लो किसी को रिंग वर्म है, बॉडी पे चकत्ते हैं, और अगर आप उसके साथ रहते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, या उसकी यूज करी गई चीजें इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंघी इस्तेमाल करते हैं, उसका तौलिया इस्तेमाल करते हैं, उसके कपड़े इस्तेमाल करते हैं। मान लो उसने कोई कपड़ा पहना, धुला नहीं, वही आपने पहन लिया, तो बेटा ये फंगस जो होता है ये छुआछूत की बीमारी है। अगर किसी को हाथ में रिंग वर्म है, अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं तो रिंग वर्म का इंफेक्शन लग सकता है। अगर किसी को रिंग वर्म है, उसकी कंघी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिंग वर्म लग सकता है। साथ साथ में जो सॉइल है, मिट्टी है, इससे भी ये फैलता है। तो यहाँ पे कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा, एक पॉइंट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? तो बेटा ये कांटेक्ट से फैलता है, कांटेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन, कांटेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन। अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है तो ये बीमारी इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाएगी। तो ये छुआछूत वाली बीमारी है। और साथ साथ में मान लो अगर मिट्टी, सॉइल में पैथोजन है, सॉइल में ये फंगस है, तो सॉइल से भी इसका इंफेक्शन लग जाता है। वैसे तो हवा में भी फंगस का स्पोर रहता है। अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी सेंसिटिव है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो फंगस अगर हमारे शरीर पे आता है, स्किन पे आके गिरता है, बालों पे आके गिरता है, हमारे कपड़ों पे आके गिरता है,
और अगर वो बॉडी के संपर्क में आ गया तो रिंग वर्म कॉज कर देगा ये फंगस, ठीक है। तो कांटेक्ट से फैलती है, और साथ साथ में एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर आप सॉइल के संपर्क में आते हैं तो सॉइल से भी ये फंगस फैल जाता है। तो इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिया आपको। अच्छा, अब बताते हैं कि बेटा ये बीमारी हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, हमारे शरीर में किस जगह पे होती है। तो आपको बताते हैं जो रिंग वर्म है ये हमारे शरीर में 3 जगह मुख्य रूप से होता है। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी 3 जगह है जरा देखते हैं। बेटा रिंग वर्म हमारी स्किन पे होता है, साथ साथ में हमारे नेल्स पे होता है, और हमारे स्कैल्प पे, ये जो आपका खोपड़ा है स्कैल्प है, यहाँ पे रिंग वर्म होता है। तो 3 जगह पर रिंग वर्म के इन्फेक्शन मुख्य रूप से देखे जाते हैं। ये चकत्ते जो हैं ये 3 जगह पे पड़ते हैं, स्किन पे, नेल्स पे और स्कैल्प पे। और साथ साथ में हमारी बॉडी में जहां पर बेटा नमी होती है, ध्यान देना, जहां पर नमी होती है, जैसे स्किन के फोल्ड हैं, जैसे ग्रोइन है, आर्मपिट है, या उंगलियों के बीच में जो ये गैप है, पैर की उंगलियां जो होती है, टो जो होती हैं, उनके बीच में जो गैप है वहां नमी बनी रहती है। तो रिंग वर्म का इन्फेक्शन अक्सर कर स्किन के फोल्ड पे देखा जाता है। तो यहां पे एक चीज और लिख दें कि बेटा जो रिंग वर्म का इन्फेक्शन है, रिंग वर्म का इन्फेक्शन है वो स्किन फोल्ड्स के पास होता है, स्किन फोल्ड्स के पास। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख दें, जैसे ग्रोइन है, जो आपकी थाई है, थाई और स्कोटम के बीच में जो एरिया होता है वहां हमेशा नमी बनी रहती है, और नमी के साथ साथ में वहां पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली बॉडी से और जगह से ज्यादा होता है। तो याद रखना, जहां पे ग्रोइन है यहां पे अक्सर का देखने को मिलता है। और साथ साथ में बेटा पैर की उंगली बिटवीन टो, इस तरीके लिख देते हैं बेटा, ये ग्रोइन में मिलता है, और साथ साथ में बिटवीन टो, जो पैर की उंगली होती है उनके बीच में जो गैप होता है वहां पर भी रिंग वर्म का इन्फेक्शन अक्सर का देखने को मिलता है। तो स्किन फोल्ड पे, अच्छा स्किन फोल्ड पे क्यों मिलता है, तो बेटा स्किन फोल्ड के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसा एरिया है जहां पर नमी भी रहती है, पसीना निकलता रहता है। तो याद रखना, जो रिंग वर्म है इसका इन्फेक्शन ज्यादा होगा अगर हमारे शरीर में गर्मी है, वार्म एंड ह्यूमिड। अगर वातावरण में गर्मी है और साथ साथ में नमी है तो ये फंगस के अच्छे दिन होते हैं, फेवरेबल कंडीशन फॉर फंगस। याद रखना, ये फंगस की फेवरेबल कंडीशन है। अगर वातावरण में गर्मी और नमी है, ये फंगस के अच्छे दिन होते हैं, फेवरेबल फॉर फंगस टू ग्रो। अगर वातावरण में गर्मी और नमी है तो ये फंगस के अच्छे दिन होते हैं, शरीर पे ये बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। ये बीमारी अक्सर कर बरसात के सीजन में इंसानी पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलती है। चलो बेटा इस वाले पूरे पेज को जरा देखो, और इस पूरे पेज को देखो, हमारे पास में रिंग वर्म की सारी चीजें आ चुकी हैं। देखो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। बेटा रिंग वर्म एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसको टेनिया कहते हैं। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट फंगस है, और जिन फंगस से होती है उनके नाम लिखे हैं, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। बेटा ये फंगस हमारे शरीर में आया कैसे, तो मैंने कहा कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ गए, उसके साथ हाथ मिलाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके बिस्तर पे लेटते हैं, उसके कपड़े शेयर करते हैं, उसका रुमाल शेयर करते हैं, उसकी तौलिया शेयर करते हैं, उसका मोबाइल शेयर करते हैं, ये सारी चीजें फंगस को आपके शरीर तक लाएंगी। और साथ साथ में ये मिट्टी से भी आ सकता है। तो फंगस कांटेक्ट से फैलता है, सॉइल से फैलता है। अगर ये हमारे शरीर में आ गया तो किस किस जगह पे चकत्ता बनाएगा, किस किस जगह पे स्पॉट बनाएगा, तो आपकी स्किन पे, नेल्स पे और स्कैल्प पे ये हमला करता है। और अक्सर करिए स्किन के फोल्ड पे होता है, जैसे ग्रोइन है, जैसे एक्जिला है, जैसे गर्दन पे भी हो जाता है, स्कैल्प पे भी हो जाता है, पैर की उंगलियों के बीच में जो जगह है वहां पर भी हो जाता है। अच्छा पैर की उंगलियों के बीच में जो जगह है वहां क्यों होता है, ग्रोइन में क्यों होता है, तो आपको बता दें यहां नमी रहती है, और साथ साथ में यहां कंपेरेटिवली वार्म टेम्परेचर मिलता है, वार्म मिलता है वहां पे।
वार्म और नमी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो फंगस के लिए फेवरेबल होती हैं, फंगस की ग्रोथ को बढ़ा देती हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि बेटा इसमें जो लेजन बनता है, क्या ये लेजन ड्राई होता है? बेटा बिल्कुल ये लेजन ड्राई होता है और स्केली होता है, यहां रूसी जैसी निकलती रहती है, डेंड्रफ जैसा निकलता रहता है, और साथ साथ में इसमें इचिंग बहुत होती है। इतनी सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं। बेटा ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जितनी भी चीजें हम लोगों ने इस बोर्ड में देखी हैं सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? रिंग वर्म से रिलेटेड जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आनंद कुमार, इसमें एक लड़का कैटरीना का दीवाना, अरे बताओ नाम क्या रखा? रैनी डे। हाँ, जब भी बरसात होती है जुलाई अगस्त के महीने में रिंग वर्म का इंफेक्शन इंसानी पॉपुलेशन को बहुत परेशान करता है। अच्छा, एक चीज मैं लिख दूं, मैं जब भी पढ़ाता हूं बताता हूं बेटा, अगर हमारे बॉडी में, अच्छा रिंग वर्म का एक नाम मैंने लिखा है टीनिया, टीनिया लिखा है ना, ये जो टीनिया है अगर हमारे स्कैल्प पे होता है तो इसको टीनिया कैपिटाइटिस कहते हैं। कैपिट मींस होता है हेड, ये मैं लिख देता हूं जिससे कि आपके पास ये जानकारी रहे। बेटा अगर टीनिया, ये जो रिंग वर्म है, अगर इसका इंफेक्शन अगर स्कैल्प पे होता है, हेड पे होता है, तो इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटाइटिस, इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटाइटिस, ऐसे लिखते हैं टीनिया कैपिटाइटिस। ये शब्द एनसीईआरटी से बाहर है, जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। टीनिया कैपिटाइटिस अगर बेटा ये ग्रोइन पे होता है, जांघों के बीच में जो जांघों के जो फोल्ड है, तो जहां पे ग्रोइन है अगर वहां पर होता है तो इसको बोलते हैं टीनिया क्रूरिस, इसको बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। और अगर ये गर्दन पे, हमारे बॉडी में, स्किन में और कहीं होता है, बदन पे होता है, तो इसको बोलते हैं टीनिया कार्पोरिस, टीनिया कार्पोरिस। अगर ये बॉडी पे, जैसे गर्दन है, हाथ है, यहां पे होता है, और बेटा अगर पैरों की उंगली या हाथ की उंगली में होता है तो उसको टीनिया अंगुइनम बोलते हैं। तो ऐसे जो रिंग वर्म होता है इसका नाम टीनिया भी है और ये फंगल इन्फेक्शन ही है। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो, पूरे पेज को स्क्रीनशॉट कर लो। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। ये जो मैंने इतना पेज है इसको स्क्रीनशॉट करो पहले, फिर आगे देखो। तो बेटा टीनिया जो रिंग वर्म है इसमें चकत्ता पड़ जाता है, बहुत खुजली होती है, गर्मी और नमी इसके बढ़िया दिन होते हैं, और इसमें जो लेजन बनते हैं वो ड्राई स्केली लेजन होते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है इंसान की, अक्सर कर इंसान के शरीर में ये इंफेक्शन दिखाई देता है। तो बेटा ये स्क्रीनशॉट कर लिया। इसके बाद ये वाला भी कर लो, अगर टीनिया का इंफेक्शन स्कैल्प पे है, स्कैल्प या इसको हेड भी कह सकते हैं, अगर टीनिया का इंफेक्शन हेड पे है तो कैपिटाइटिस बोलते हैं, ग्रोइन पे है तो क्रूरिस बोलते हैं, और टीनिया कार्पोरिस अगर बॉडी में, स्किन पे है, गर्दन पे है, ठीक है, तो इसको टीनिया कार्पोरिस बोलते हैं। ये रिंग वर्म खत्म हो गया, रिंग वर्म कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमारे पास में बीमारी है रिंग वर्म के, स्किन की डिजीज कंप्लीट हो गई, फंगस से होने वाली डिजीज। अब बेटा बात आती है कि अमीबियासिस क्या है। अगर हम अमीबियासिस पढ़ें तो हमारे पास में ये फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर, इस फिगर को हम किनारे कर लेते हैं और अमीबियासिस इधर लिखते हैं। बेटा प्रोटोजोन से होने वाली जो बीमारी थी, जो आपके सिलेबस में प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज थी, प्रोटोजोन से होने वाली जो डिजीज थी, इसमें बेटा एक थी मलेरिया जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक थी मलेरिया जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और जिस प्रोटोजोन से होती है उसका नाम था प्लाज्मोडियम, ये कंप्लीट कर चुके हैं, ये प्लाज्मोडियम से हो रही थी, ये कंप्लीट कर चुके हैं। अगली बीमारी जो प्रोटोजोन से होती है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा है अमीबियासिस।
और अमीबियासिस जो है ये भी प्रोटोजोन से होती है, और जिस प्रोटोजोन से होती है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको तो स्टडी नहीं करेंगे बेटा। अमीबियासिस जिस पैथोजन से होती है, जरा देखो, जिस पैथोजन से होती है उस पैथोजन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका कॉजेटिव एजेंट लिखते हैं, कॉजेटिव एजेंट। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बेटा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको साफ कर दें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जगह हो जाएगी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इस प्रोटोजोन से होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो आंसर आएगा बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरी चीज, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये हमारे शरीर में आता कैसे है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को हमारे शरीर तक लाती हैं? तो बेटा दूसरा पॉइंट है, पहला है कॉजेटिव एजेंट, दूसरा पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते चलो, हर चीज आपको सीखनी है बेटा। ये जो प्रोटोजोन है ये दूषित पानी, दूषित भोजन से हमारे शरीर में आता है। जैसे मान लो बेटा ये एक फिगर बना है, मान लो ये लड़का है, इसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन है, इसको अमीबियासिस है। ये बेटा फिगर में इस वाले व्यक्ति को अमीबियासिस है, इस वाले व्यक्ति को अमीबियासिस है, देखते चलना। और बेटा जब ये व्यक्ति पॉटी करता है, ये पॉटी है, ये इस व्यक्ति का मल है। जब ये मल निकालता है तो इसके मल में इसका जो फीकल मैटर होता है इसमें एंट अमीबा का एक रूप बाहर आ जाता है। और एंट अमीबा का जो रूप बाहर आता है इसके मल से बेटा उसका नाम है टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। एक सिस्ट बाहर आती है, एक छोटी सी पाउच जैसी बाहर आती है, उस पाउच में 4 न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से उसको क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। तो बेटा ध्यान देना, अमीबियासिस जिस पर्सन को होता है उसकी पॉटी में एक पैथोजन निकलता है जिसका नाम है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, और ये इसकी पॉटी में होते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं, 4 न्यूक्लियस वाले ऐसे सिस्ट बाहर आते हैं जो अमीबियासिस वाले मरीज की पॉटी में होते हैं। और बेटा ये जो पॉटी है ये ऐसे पड़ी रहती है। अगर इस पॉटी पे मक्खी बैठ जाए, हाउस फ्लाई आके बैठ जाए, मान लो इस पॉटी के ऊपर हाउस फ्लाई आई और ऐसे बैठ गई आके, हाउस फ्लाई आई और ऐसे बैठ गई आके। अगर हाउस फ्लाई आके बैठेगी तो इस पॉटी को वो कंज्यूम करती है। साथ साथ में बेटा ये क्या करती है, हाउस फ्लाई क्या करती है, पहले लार निकालती है और लार निकालने के बाद सक कर लेती है, चूस लेती है। तो ये पॉटी में जो पैथोजन पड़ा है, जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट पड़ी है, ये मक्खी इसको ले लेती है और मक्खी लेके आपके पास पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है बेटा? मक्खी आपके भोजन पे भी बैठ जाती है, मक्खी आपके मुख पे भी बैठ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोते हैं आ करके मुंह खोल लेते हैं और मक्खी बैठ जाती है अंदर। तो याद रखो, ये जो फ्लाई होती है, ये जो हाउस फ्लाई है, अगर ये पॉटी पे बैठ गई तो ये इंसान के भोजन पे भी बैठ सकती है, फूड पे बैठ सकती है। और फूड अगर किसी स्वस्थ मनुष्य ने खा लिया, ऐसा फूड अगर किसी स्वस्थ मनुष्य ने खा लिया जिसमें हाउस फ्लाई बैठ गई है, तो हाउस फ्लाई इस क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट को इंसान के भोजन में ट्रांसफर कर देती है। और अगर ऐसा भोजन, ऐसा दूषित भोजन अगर कोई इंसान खाता है तो प्रोटोजोन जो पैरासाइट है, जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, वो हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाती है। तो सोचो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इंसान के शरीर में कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो आप बताएंगे ये दूषित पानी से तो जा सकता है, दूषित भोजन से भी जा सकता है, लेकिन इसका जो वाहक है वो एक्चुअली हाउस फ्लाई है। तो यहां हमारी एनसीईआरटी कहती है, यहां पे बता देते हैं बेटा, हमारी एनसीईआरटी कहती है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई
हाउस फ्लाई इसका मैकेनिकल कैरियर है, इस बीमारी का मैकेनिकल कैरियर है ये, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब अमीबियासिस जो है, इस बीमारी का जो पैथोजन है इंसान के शरीर में कैसे आया, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि बेटा अगर कोई कंटामिनेटेड फूड और वाटर का सेवन करता है, दूषित पानी और दूषित भोजन का सेवन करता है, ऐसा पानी ऐसा भोजन जिसमें क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट पड़ी हुई है और इंसान के पास, हेल्दी मनुष्य के पास पहुंच गई, तो इसको भी, हेल्दी मनुष्य को भी अमीबियासिस हो जाता है। तो कहते हैं हाउस फ्लाई जो है इसका मैकेनिकल कैरियर है, साथ साथ में बेटा ये फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको, अच्छा बताओ, फीको ओरल रूट मैं पहले बता चुका हूं बेटा। इस इंसान की, जो इंसान ए है, इसकी पोटी, इंसान ए की पोटी में पैथोजन है और इंसान बी के मुख से ये पैथोजन जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है फीको, ऐसा लग रहा है फीको ओरल रूट से ये फैलता है। जब भी कोई पैथोजन, जैसे टाइफाइड था वो भी फीको ओरल रूट से फैलता है, अमीबियासिस है ये भी फीको ओरल रूट से फैलता है। तो याद रखना, ये जो अमीबियासिस है ये बेटा हाउस फ्लाई लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रूट क्या है, इसका रूट है फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से ये फैलता है, फीको ओरल रूट, जिसमें कंटामिनेटेड फूड और वाटर भी शामिल है, दूषित पानी और दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, फूड और वाटर को कंटामिनेट किया किसने? फूड को तो कंटामिनेट मक्खी कर देती है, हाउस फ्लाई। जैसे हाउस फ्लाई पॉटी पे बैठ गई, वही हाउस फ्लाई समोसे के ऊपर आके बैठ गई, वही हाउस फ्लाई जलेबी के ऊपर बैठ गई आके, वही हाउस फ्लाई आपकी थाली पे बैठ गई आके। तो बेटा ये हाउस फ्लाई की जो बॉडी है, हाउस फ्लाई का जो शरीर है, वो पॉटी पे बैठा था तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट चली गई थी उसमें, और यही क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट मक्खी जहां बैठती है वहां ट्रांसफर कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाउस फ्लाई है यही हमारे भोजन को कंटामिनेट करती है, यही हमारे भोजन में क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट को ऐड कर देती है। इस तरीके से हाउस फ्लाई इसका मैकेनिकल कैरियर है। तो ध्यान दो बेटा, इस पूरी बीमारी में देखो जो हमें चीजें पढ़नी है वो बेटा, सबसे पहले बात आती है कि इस बीमारी का पैथोजन कौन है। आंसर आएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये हमारे शरीर में आता कैसे है? दूषित पानी, दूषित भोजन से आता है। दूषित भोजन को कौन बनाता है? तो आप बताएंगे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हमारे भोजन को दूषित कर देती है, हाउस फ्लाई इसका कैरियर है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर पोटी में प्रोटोजोन आ गया तो प्रोटोजोन का नाम क्या होगा बेटा? नाम होगा टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। याद रखना, जो अमीबियासिस है, अमीबियासिस की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? अमीबियासिस जो है इंसान के लिए कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव है? तो आपको बता दें, इन्फेक्टिव स्टेज जो है इंसान के लिए, इन्फेक्टिव स्टेज जो हमारे शरीर के लिए है वो बेटा है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लियस वाली जो सिस्ट होती है यही इंसान के लिए इन्फेक्टिव है। क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट ये इंसान के शरीर में आती है तो इंसान को अमीबियासिस हो जाती है। तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अच्छा, अब बेटा बात आती है कि ये अगर प्रोटोजोन क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट हमारे शरीर में चली गई, हमने क्या किया? दूषित पानी या दूषित भोजन खा लिया, मूली, गाजर, चुकंदर बिना धुले खा लिए, तो ये जो इसके अंडे हैं, जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ये हमारे शरीर में चली जाती है। अगर हमारे शरीर में चली गई तो ये प्रोटोजोन कहां पे रहेगा जाके हमारे शरीर में? तो आपको बता दें बेटा, साइट ऑफ इंफेक्शन हमारे शरीर में कहां रहेगा? तो आपको बता दें, इस प्रोटोजोन का थर्ड पॉइंट है साइट ऑफ इंफेक्शन। ये कहां रहता है हमारे शरीर में? तो आप सभी जान लो बेटा, ये हमारे शरीर में रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहां लिख देते हैं, ये हमारे शरीर में रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर
लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर ये इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। इसका नाम ही है एंट अमीबा। इसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो मींस टिश्यू और लिटिका मींस ब्रेक करना। ये जहां पे रहता है वहां के टिश्यू को ब्रेक कर देता है। तो ये हमारी जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे रहता है और टिश्यू को डैमेज करता है, टिश्यू को खाता है, टिश्यू को ब्रेक डाउन करके उनको कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से ये हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है और वहीं पे डैमेज करता है। अगर बेटा ये बड़ी आंत में रहेगा तो हमारे शरीर में तकलीफ क्या आएगी, कौन कौन से सिम्टम आएंगे? तो बेटा हमारा अगला पॉइंट है डिजीज सिम्टम। कौन कौन से सिम्टम इस बीमारी में हमें मिलते हैं देखने को? चलो लिखते हैं। अगला बेटा पॉइंट है डिजीज सिम्टम। बीमारी के लक्षण क्या आएंगे? डिजीज सिम्टम्स। अगर बेटा ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, अगर हमारी इंटेस्टाइन में रहता है तो कौन कौन से सिम्टम आएंगे? बेटा अगर पेट में रहता है, एब्डोमेन में रहता है तो एब्डोमिनल पेन होगा। तो यहां पे लिखते हैं पहला सिम्टम बेटा आएगा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा। अच्छा, इसका जो दर्द होता है ये मरोड़ जैसा होता है, जिसको हम क्रैम्प कहते हैं। इसमें जो दर्द होता है मरोड़ जैसी होती है, इसको हम लोग क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है। साथ साथ में एब्डोमिनल पेन के साथ साथ में बेटा जब भी पोटी आएगी तो पोटी में ढेर सारा म्यूकस आएगा। तो स्टूल के साथ म्यूकस, स्टूल जो इसका मल है बेटा, स्टूल को हम लोग मल कहते हैं। स्टूल विद फीकस विद म्यूकस, स्टूल के साथ म्यूकस आएगा और साथ साथ बेटा इसमें ब्लड भी हो सकता है। स्टूल में ब्लड भी हो सकता है, ब्लडी स्टूल, स्टूल में ब्लड भी आएगा। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो कुछ नहीं बेटा, अगर पूछा जाए कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है अगर ये हमारी आंतों में रहने लगा तो कौन कौन सी तकलीफ पैदा करेगा? एब्डोमेन में पेन होगा, जो इसका मल है मल के साथ म्यूकस आएगा, म्यूकस ब्लडी होगा, ब्लड के साथ आएगा। और बेटा अगर किसी को अमीबियासिस है तो उसके मल में कैसी सिस्ट होंगी? 4 न्यूक्लियस वाली सिस्ट होती है जिनको क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। और ये हमारी बड़ी आंत में क्या करेगा? बड़ी आंत में हमारे टिश्यू को डैमेज करेगा। हिस्टोलिटिका इसका नाम ही है। इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बेटा इस पूरे पेज को स्क्रीनशॉट करो, फिर देखो इस पूरे पेज को स्क्रीनशॉट करो। ये जो अमीबियासिस है ये प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी है, स्क्रीनशॉट करो इसको। अमीबियासिस, हाँ कॉन्स्टिपेशन भी, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। जो मल आएगा, अच्छा ध्यान देना, म्यूकस आता है, बार बार पोटी आती है लेकिन पोटी क्लियर नहीं होती, पेट साफ नहीं होता है। अगर बेटा पेट साफ नहीं होता है तो ऐसी समस्या को हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो एब्डोमिनल पेन के साथ साथ में यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन भी दिखाई देता है। यहाँ एक शब्द और लिख देते हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो जो चीज एक आध छूट जाती है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक सिम्टम आता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब मल त्यागने की इच्छा तो होगी लेकिन मल निकलेगा नहीं। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या इस बीमारी का इलाज है? तो बेटा इलाज इसका है, हम लोग ऐसी दवाइयां लेते हैं जो एंटी प्रोटोजोन स्वभाव की हैं। हमारे पास ऐसी ड्रग हैं जिनका सेवन करने से अमीबियासिस खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज संभव है। बेटा इसको स्क्रीनशॉट करो, इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट? कैसे फैलता है? अगर किसी अमीबिक डिसेंटी से, अच्छा कहां होता है? ये बच्चा पूछ रहा है कि क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट का जो फॉर्मेशन है, जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ये बॉडी में बनती कैसे है, कहां बनती है? तो आपको एक बता दें, हमारे सिलेबस में है नहीं ज्यादा, फिर भी बता देते हैं। बेटा जो इंसान का एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे मान लो हमारी ये बक्कल कैविटी है, ये इंसान की बक्कल कैविटी है, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है, ये इस तरीके से छोटी आंत है। और बेटा यहीं पे इस तरीके से ऐसे बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मैंने बनाया क्योंकि वही हमारे काम की है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है मैंने इस तरीके से डिजाइन कर लिया, इस तरीके से। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरीके से।
छोटी आंत जो होती है यहीं पे आके ऐसे जुड़ जाती है, ठीक। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस पार्ट को मैंने पिंक कलर से ऐसे रंग दिया। ये जो प्रोटोजोन पैरासाइट जिसको हम लोग एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, बेटा ये हमारी बड़ी आंत में रहता है और बड़ी आंत में इसके दो रूप रहते हैं। बेटा एक रूप का नाम है, एक जो रूप है वो माइन्यूटा होता है, छोटा होता है, और एक रूप ऐसा होता है जो बड़ा होता है। इस एंटामीबा के दो रूप यहां रहते हैं। जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं माइन्यूटा फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म, और जो बड़ा वाला एंटामीबा होता है उसको बोलते हैं मैग्ना फॉर्म, मैग्ना फॉर्म। जो मैग्ना फॉर्म होता है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारी आंतों को डैमेज करता है, आंतों को खाता है, जिसकी वजह से अमेबियासिस हो जाता है। तो ये जो मैग्ना फॉर्म होता है ये हमारे शरीर के लिए पैथोजेनिक है, ये हमारे शरीर को डैमेज करता है। ये इंटेस्टाइन को तोड़ता है, इंटेस्टाइन की लिसिस करता है, इंटेस्टाइन की लिसिस करता है। लिसिस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। और जो माइन्यूटा फॉर्म होता है, छोटा वाला फॉर्म है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, और जब इंसान मल करता है तो ये माइन्यूटा फॉर्म क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट बना के बाहर आ जाता है। तो जो माइन्यूटा फॉर्म होता है ये बेटा चेंज हो जाता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में। जो माइन्यूटा फॉर्म है चेंज इनटू क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, चेंज इनटू क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट से में चेंज हो जाता है और पॉटी में आ जाता है बाहर। जो इंसान पॉटी करता है तो पॉटी में ये आ जाता है बाहर। ये स्टूल है ना, ये मल है, और इस मल में ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है ये ऐसे बाहर आ जाती है। तो कहते हैं माइन्यूटा फॉर्म बनाता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, और मैग्ना फॉर्म जो होता है ये इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर तकलीफ होती है। बेटा इस फिगर को अंडरलाइन कर लो। इस एंटामीबा हिस्टोलिटिका के दो स्वरूप हमारी आंतों में होते हैं। बेटा पहला स्वरूप है माइन्यूटा, दूसरा है मैग्ना। ये किनके रूप हैं? एंटामीबा के रूप हैं। ये एंटामीबा के रूप है जब एंटामीबा इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। तो जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी कि कैसे बनता है ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है ये कैसे बनता है, मैंने आपको बनते हुए दिखा दिया। माइन्यूटा फॉर्म, मैग्ना फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म चेंज इनटू क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, जो आगे चल के किसी हेल्दी इंसान को पीड़ित करेगा। मैग्ना फॉर्म हमें डैमेज करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को अमीबियासिस हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ, म्यूकस और सब म्यूकस, ये जो आपकी मैग्ना है ना, ये जो मैग्ना है ये हमारे इंटेस्टाइन में जो बड़ी आंत है उसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को तोड़ तोड़ के खाता रहता है, तभी तो ब्लीडिंग होती है, मल के साथ ब्लड भी बाहर आता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये सारी समस्या, इसको पेचिस भी कहते हैं। बेटा जो अमीबिक डिसेंट्री है ना, जो अमीबियासिस है ये एक प्रकार की डिसेंट्री है। अमीबियासिस इज अ काइंड ऑफ डिसेंट्री, इसको पेचिस कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेचिस। इसको पेचिस बोलते हैं, क्लियर? या डिसेंट्री भी कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। अच्छा बच्चे आंसर दो, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, बताओ अगर अमीबा से डिसेंट्री होती है तो उस अमीबा का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब बताओ अगर बैक्टीरिया से डिसेंट्री है, सारे बच्चे सुने, अगर डिसेंट्री बैक्टीरिया से है तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मैंने पहली क्लास में बताया था, बच्चे आंसर दें सिर्फ। बैक्टीरियल डिसेंट्री किस बैक्टीरिया से होती है? आंसर दो। जो बच्चा आंसर देगा तो लगेगा कि सही पढ़ा है आपने। बैक्टीरियल डिसेंट्री किस बैक्टीरिया से होती है?
कोई आंसर लिखे, पढ़ते चले जाओ, आपको आंसर भी बीच बीच में देने पड़ेंगे। सीजेला, यस सोनू प्रजापति से राइट। सीजेला एक बैक्टीरिया है, सीजेला। अगर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला जाता है तो बैक्टीरियल डिसेंट्री हो जाता है। सारे बच्चे जान लें सीजेला। बेटा इस सीजेला की स्पेलिंग लिख देते हैं। जो आप सीजेला लिख रहे हैं वो सीजेला ये वाला है, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो ये नहीं है, ये सीजेला है। ये सीजेला ये वाला है, कहीं कहीं अच्छा है कहीं नहीं। सीजेला जो है इससे होता है बैक्टीरियल डिसेंट्री। कॉपी पेन भी रखा करो और इसको लिखते चलो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट है। और इसके बाहर नीट का पेपर नहीं बनेगा। जो हम लोग पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी जगह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कंप्लीट करते चलो। सीजेला बैक्टीरियल डिसेंट्री काज करता है। अब बेटा बात आती है हमारे पास, देखो अमीबियासिस हो गया, हमने रिंग वर्म कंप्लीट कर लिया। अब छोटी छोटी दो बीमारियां बची हैं, जिसमें बेटा एक बीमारी है, एक बीमारी हमारे पास में है जिसका नाम है एस्कैरियोसिस। चलो देखते हैं एस्कैरियोसिस क्या है। ये देखो फिगर बना हुआ है, और इस बीमारी में जो ये प्रोटोजोन, ये जो पैरासाइट दिए है ना, ये इंसान के अंदर हमारी जो इंटेस्टाइन है, बेटा ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। और इस इंटेस्टाइन में जो जूजू बैठा है, ये जो पैरासाइट बैठा है, दिस इज एस्कैरिस, ये एस्कैरिस है। और पता एस्कैरिस जिस फाइलम का मेंबर है, एस्कैरिस जिस फाइलम का मेंबर है, उस फाइलम का नाम सभी को पता होना चाहिए। उस फाइलम का नाम है एस्कहेलमिन्थीज। उस फाइलम का नाम है एस्कहेलमिन्थीज। एस्कहेलमिन्थीज जो होते हैं इनको निमेटोड भी कहते हैं, इनको निमेटोड भी कहते हैं। याद रखो, इसका मतलब हमारे शरीर में, इंसान के शरीर में हेलमिन्थ भी तो बीमारी काज करते हैं। और जो हेलमिन्थ से होने वाली बीमारी है उनमें एक बीमारी का पैथोजन है एस्कैरिस। और एस्कैरिस अगर इंसान के शरीर में आ गया, एस्कैरिस अगर इंसान के शरीर में आ गया तो बेटा ये काज करता है एस्कैरियोसिस। तो आपको बता दें ये जो एस्कैरिस है ये हमारे शरीर में आता कैसे है। तो बेटा एस्कहेलमिन्थीज से जो बीमारी होती है उसमें एक बीमारी का नाम है एस्कैरियोसिस। बेटा पहली बीमारी है, पहली बीमारी जो है एस्कहेलमिन्थीज से होने वाली, उसका नाम है एस्कैरियोसिस। कुछ है नहीं इसमें, बहुत कम दिया है, उतनी चीजें पढ़ेंगे। एस्कैरियोसिस एक ऐसी बीमारी, इसका कॉजेटिव एजेंट बेटा क्या है, फटाफट लिख लेते हैं। कॉजेटिव एजेंट, बेटा कॉजेटिव एजेंट इसका होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड किस फाइलम का मेंबर है आप बताएंगे? एस्कहेलमिन्थीज का मेंबर है। अच्छा ये कॉजेटिव एजेंट हमारे शरीर में आता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हुआ? तो बेटा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फटाफट लिखते चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए आप कहेंगे दूषित पानी, दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ध्यान देना, डिसेंट्री भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैली है, जिसको हमें भी डिसेंट्री कहते हैं। और जो टाइफाइड था वो भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैला है, ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलेगा। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इनसे ये बीमारी फैलती है, दूषित पानी और दूषित भोजन से। अच्छा ये बीमारी में जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, इसमें क्या है, कौन सी ऐसी चीज मिल गई है? तो याद रखना, अगर किसी को एस्कैरियोसिस है, किसी की बॉडी में एस्कैरिस भरे हैं, तो जो उसकी पॉटी होती है ना, उसमें एस्कैरिस के अंडे बाहर आते हैं। और एस्कैरिस के जो अंडे हैं ये पॉटी में, इंसान की पॉटी में रहते हैं, इंसान के मल में रहते हैं। और ये मल, अगर मल का इन्फेक्शन अगर पानी में हो जाए, मल का कंटेमिनेशन अगर भोजन में हो जाए, मल का कंटेमिनेशन अगर किसी सब्जी में हो जाए, वेजिटेबल में, जैसे मूली है, गाजर है, अगर आप धुल के नहीं खाते हैं
जैसे कोई इंसान खेत में पॉटी के लिए गया, तो इंसान की पॉटी खेत में रहेगी और खेत में ही गाजर मूली चुकंदर उगते हैं, और गाजर मूली चुकंदर अगर खेत में उगते हैं तो एस्केरिस के अंडे उस पर चिपक जाएंगे। अगर आप गाजर मूली चुकंदर को धुल के नहीं खाते हैं, साफ करके नहीं खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, तो एस्केरिस के अंडे आपके शरीर में जा सकते हैं। तो याद रखना, जब भी आप सलाद खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, बिना पकी हुई चीजें खाएं, तो उनको धुल कायदे से लें। अगर आप कायदे से नहीं धुलते हैं तो हमारी साइंस कहती है इसमें एस्केरिस के अंडे चिपके हो सकते हैं। जो आप बाजार में चटनी खाते हैं, धनिया की चटनी खाते हैं, अगर धनिया साफ तरीके से नहीं धुली गई है तो उस चटनी में, उस गोलगप्पे के पानी में एस्केरिस के अंडे हो सकते हैं। अगर आप उनका सेवन करते हैं, अनहाइजीनिक रहते हैं, बिना साफ सफाई के भोजन का इस्तेमाल करते हैं या रोड साइड भोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो कहते हैं कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये फैलता है, और साथ साथ में कच्ची वेजिटेबल, मूली गाजर चुकंदर, ये जो कच्ची वेजिटेबल होती है उनसे भी आपके शरीर में जा सकता है। ठीक है, अगर ये हमारे शरीर में चला गया तो हमारे शरीर में कहां रहेगा जाके, तो बेटा लिखते हैं साइट ऑफ इंफेक्शन। हमारे शरीर में कहां जाएगा, साइट ऑफ इंफेक्शन। तो आपको बता दें ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और पता देखो कितनी संख्या में, बेटा सैकड़ों की संख्या में हमारी आंतों में रहते हैं ये, सैकड़ों की संख्या में। और जहां पर रहेंगे वहां पर इंसान की जो इंटेस्टाइन है उसमें भोजन रहता है। हमारी छोटी आंत में हमारा फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड रहता है। ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को ही खाते हैं। बताओ बेटा, अगर डाइजेस्टेड फूड को खाएंगे तो हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, हम कुपोषित हो जाएंगे, हम एनीमिक हो जाएंगे। तो बेटा जहां पर ये रहेगा ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो क्या तकलीफ आएगी, एनसीईआरटी कहती है। आपको बता दें कि बेटा यहां पर जो तकलीफ आएगी, जो सिम्टम आएंगे, डिजीज सिम्टम, यहां पर डिजीज सिम्टम की बात करें, बीमारी के लक्षण कौन कौन सी आएंगे। डिजीज सिम्टम्स, बेटा ये अंजलि यादव की क्या फरमाइश है। डीजी सर के ऐप पे बहुत ज्यादा ऐड आ रहे हैं, सर आपसे बात कर। बेटा बस आपकी फरियाद सुन ली गई है, देखेंगे हम लोग क्या संभव हो सकता है। एक्चुअली ऐड ऑटोमेटिकली प्रोवोक्ड होते हैं, तो अगर रुक सकते हैं हम लोग रोकेंगे। अंजलि यादव मैसेज अच्छा अश्लील गाने आ रहे हैं, चलो देखेंगे, कुछ बच्चे शरारती ऐड हो गए होंगे जो इसमें डाल देते होंगे। चलो देखो एस्कैरियोसिस, देखो एस्कैरियोसिस एक ऐसी बीमारी है बेटा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से होती है, दूषित पानी दूषित भोजन से फैलती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैथोजन रहता है। साथ साथ में डिजीज सिम्टम क्या आएंगे, अगर ये हमारे अंदर पहुंच गया तो कौन कौन से लक्षण आएंगे, बीमारी के सिम्टम्स क्या होंगे। बेटा एक बच्चे ने लिखा है मस्कुलर पेन होगा, फीवर आएगा, ब्लीडिंग आएगी। तो याद रखना इसमें मस्कुलर पेन आपको मिलेगा, ब्लीडिंग हो सकती है, मल के रास्ते से खून आ सकता है। बेटा अगर ब्लीडिंग होगी तो खून की कमी हो जाएगी, जिसको एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में फीवर भी आ सकता है। ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। याद रखना जनरली इन पैथोजन के ऊपर, इन बीमारी के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो डिजीज सिम्टम नहीं पूछे जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा ये पैथोजन रहता कहां है, कौन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किसके द्वारा ये आता है, ये पूछ लेंगे। तो एस्कैरियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हेलमिंथ से होती है, और बेटा एस्कैरिस इसका कॉजेक्टिव एजेंट है। डिजीज सिम्टम बता दिए, इस तरीके से एस्कैरियोसिस खत्म हो गई। अब बेटा एक बीमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो बेटा, एस्कैरियोसिस का भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये हेलमिंथ से होने वाली, निमेटोड से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं बेटा अगली बीमारी हमारे पास में जो आएगी बेटा वो है हेलमिंथ से ही होती है। लास्ट डिजीज है, हेलमिंथ से होने वाली दो बीमारियां हमारे सिलेबस में है, एक बेटा है एस्कैरिस
और दूसरी है एलिफेंटिएसिस, दूसरी है एलिफेंटिएसिस, इसको हम लोग फाइलेरियसिस भी कहते हैं, इसको हम लोग फाइलेरियसिस भी कहते हैं। बेटा ये जो फाइलेरियसिस है ये हम पढ़ें तो आपको बता दें, फाइलेरियसिस जिस पैथोजन से होती है, जो कॉजेटिव एजेंट इसका बेटा है, कॉजेटिव एजेंट, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, बताओ कॉजेटिव एजेंट कौन है बेटा? फाइलेरिया जिस पैथोजन से होती है, कोई बच्चा बताए, किसी को याद है? गाजर मूली खाओ जरूर बेटा, लेकिन धुल के खाओ, नहीं तो पता चला निपट गए। इंटेस्टाइन में पहुंच सकता है स्कैरिस, इंटेस्टाइन में पहुंच सकता है एंटेरिबा हिस्टोलिटिका, इंटेस्टाइन में पहुंच सकता है टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। ध्यान देना, ये तीनों गंदे पानी, गंदे भोजन से फैलते हैं। राशि देखो कोई स्क्रीन, क्या बच्चे लिख रहे हैं इसमें? हाँ, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बेटा इसका जो पैथोजन है वो है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, और साथ साथ में एक और है बाउचेरिया मलाई। बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और बुचेरिया मलाई, ये दो बैनक्रॉफ्टी और मलाई, ये दो पैथोजन हैं जो हेलमिंथ हैं। और बेटा कौन से हेलमिंथ हैं ये एस्क हेलमिंथ हैं, ये दोनों एस्क हेलमिंथ हैं, चाहे एस्केरिस हो और चाहे बुचेरिया हो, ये दोनों एस्क हेलमिंथीज के मेंबर हैं। और ये हमारे शरीर में एस्केरिस जो बीमारी काज करता है उस बीमारी का नाम है एस्केरियासिस, और जो फाइलेरिया है, जो एलिफेंटिएसिस है, वो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होती है। अब बात आती है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इंसान के शरीर में लाता कौन है? बेटा इसका कॉजेटिव एजेंट तो लिख दिया, इसका वेक्टर कौन है? ये बीमारी डायरेक्ट पानी से नहीं आती है, डायरेक्ट दूषित भोजन से नहीं आती है, ये कोई वेक्टर लाता है। जैसे प्लाज्मोडियम को लाया था एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। भाई प्लाज्मोडियम इंसान के शरीर में कैसे आया? मॉस्किटो से आया, मॉस्किटो वेक्टर था। लेकिन जो एलिफेंटिएसिस है, ये जिस मॉस्किटो से आती है बेटा, उस मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स। क्या नाम है? क्यूलेक्स नाम है। और ये बेटा क्यूलेक्स फीमेल होती है। ये नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, आस्क एज ए क्वेश्चन इन नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि किस वेक्टर से फैलती है, नाम बताओ। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है, ये लिखा है मॉस्किटो से फैलती है, फीमेल क्यूलेक्स से फैलती है ये, ठीक है। अच्छा अब बताते हैं बेटा, अगर एलिफेंटिएसिस बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इंसान के शरीर में आ गया तो कहां रहेगा? इसका अगला हेडिंग है बेटा साइट ऑफ इन्फेक्शन। हमारे शरीर में कहां रहता है ये साइट ऑफ इन्फेक्शन? तो बता दें, हमारे शरीर में अधिकतर ये लिम्फेटिक्स में रहता है, लिम्फ वेसल में रहता है, मोस्टली रहता है लिम्फ वेसल्स में। और वो भी लिम्फ वेसल कहां की? लोअर लिम्ब की, जो आपके पैर हैं वहां की लिम्फेटिक में अक्सर कर रहता है, लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बीमारी बेटा, इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हेलमिंथ से जो एस्केरियासिस पढ़ी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एलिफेंटिएसिस है वो इंपॉर्टेंट है। ये लिम्फ वेसल में रहता है, अधिकतर लोअर लिम्ब के रहता है। साथ साथ में ये और जगह भी रह सकता है, कहां कहां रह सकता है बता दें बेटा। ये हमारे जेनिटल एरिया में रह सकता है, जेनिटल्स में रह सकता है, जैसे टेस्टिस है भाई, ये टेस्टिकल्स में रह सकता है, साथ साथ में ब्रेस्ट में रह सकता है, ठीक है, इस जगह पे रह सकता है। ये लिम्ब में अधिकतर लोअर लिम्ब की लिम्फ वेसल में रहता है। और याद रखना, जो बीमारी ये काज करता है उस बीमारी को फाइलेरियसिस कहते हैं। और याद रखना बेटा, जब भी ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं आज मच्छर ने काटा और 5 दिन में आपको फाइलेरिया हो जाए। बेटा ये बीमारी धीरे धीरे शरीर में पनपती है और फाइलेरिया का रूप लेती है।
जो बीमारी शरीर में धीरे धीरे पनपती है उनको क्रोनिक कहते हैं। बेटा ये जो बीमारी है, ये जो इन्फ्लामेशन है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। फाइलेरिया इज अ क्रोनिक डिजीज। फाइलेरिया इज अ क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स धीमे धीमे होने वाली, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ये, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो याद रखना, फाइलेरिया एक धीरे धीरे पनपने वाली शरीर की बीमारी है। इसमें हो क्या जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। इसमें एलिफेंटियासिस नाम क्यों रखा गया है बेटा, यही आपको बताना चाहते हैं। बेटा इस वाले पूरे पार्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लो, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो कि हेलमिंथ से होने वाली जो फाइलेरिया है या एलिफेंटियासिस है, वो किन किन कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव एजेंट, वेक्टर, साइट ऑफ इन्फेक्शन, और ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। इतना स्क्रीनशॉट करो, फिर आपको बताते हैं कि बेटा इसमें हो क्या जाता है। एक फिगर के माध्यम से आपको बताएं बेटा इसमें होता क्या है। जो इंसान का पैर है, जैसे मान लो ये इंसान का पैर है, मान लो इंसान का ये पैर है, और पैर में ये मान लो खून की नली है, ये मान लो बेटा ब्लड का पाइप है, ये ब्लड का पाइप है, और यहां पे ऐसे बॉडी की सेल पड़ी हुई है, ये बॉडी की सेल है, ये बॉडी की सेल है। जब ब्लड न्यूट्रिएंट को लेके आता है, जैसे मान लो बेटा ब्लड से चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ब्लड से ग्लूकोज हो, ब्लड से जो भी चीज बाहर आती है ना, वो सेल को मिलनी चाहिए। तो सेल ब्लड से डायरेक्ट चीजें नहीं लेती है, पहले ब्लड से चीजें निकलती हैं, और सेल के आसपास फ्लूइड होता है जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, पहले वहां पे आ जाती हैं। तो आपको बता दें, हमारे सेल के आसपास टिश्यू फ्लूइड होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। पहले ब्लड से जो चीजें निकलती हैं वो सेल को डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, वो आ जाती हैं पहले टिश्यू फ्लूइड में आती है। इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये, टिश्यू फ्लूइड में आती है। बेटा इस टिश्यू फ्लूइड को हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं इसको। तो याद रखो, जब खून से न्यूट्रिएंट निकलते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकलता है, तो साथ साथ में प्लाज्मा भी निकल आता है। हर चीज नहीं निकलती है, लेकिन ब्लड इसमें निकल के आता है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, पानी है, और भी न्यूट्रिएंट है, प्लाज्मा के कंपोनेंट है, वो निकल के बाहर आते हैं। कहां आते हैं? इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड में। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ले लिए जाते हैं सेल के द्वारा। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, इनको सेल ले लेती है। क्लियर? अब सेल ले लेती है, लेकिन ये फ्लूइड जो ब्लड से निकल के बाहर आ गया, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये निकलता तो है, लेकिन ये ब्लड में मिलता भी रहता है। ऐसे तो निकल के बाहर आएगा, तो एक समय ऐसा आएगा ये फ्लूइड बढ़ता जाएगा और ब्लड का अमाउंट कम होता जाएगा। तो होता क्या है, भगवान ने इसी के बगल में एक पाइप और डाला है। खून के पाइप के साथ साथ में इसमें और पाइप भी रहता है। इससे पीला पीला जो मैंने पाइप बनाया है, ये पाइप, ये पीला पीला पाइप, बेटे जो पीला वाला पाइप है इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल, इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल। ध्यान देना, लिम्फ वेसल बोलते हैं। अब होता क्या है, जो टिश्यू फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर निकल आया है, ये लिम्फ वेसल जो होती है, इस टिश्यू फ्लूइड को खींच लेती है, टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो टिश्यू फ्लूइड है, जब इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो लिम्फ वेसल में आ गया। जब लिम्फ वेसल में ये टिश्यू फ्लूइड आ जाता है, तो इस वाले फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो याद रखना, लिम्फ वेसल में जो ब्लड वेसल में जो पानी भरा है, जो लिक्विड भरा है, उसको ब्लड कहते हैं। लिम्फ वेसल में जो पानी भरा है, लिक्विड भरा है, उसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है? तो याद रखना, लिम्फ वेसल में क्या भरा है बेटा? लिम्फ। ये लिम्फ है क्या? टिश्यू फ्लूइड ही तो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही तो है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? ये ब्लड से ही तो बना है। तो याद रखना, जो ये आपका लिम्फ है, ये लिम्फ आगे चल के ब्लड में ही मिल जाता है। कहां मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। जब बेटा फाइलेरिया हो जाता है, तो फाइलेरिया में होता क्या है, ये जो आपका पैरासाइट है ना,
ये जो आपका पैरासाइट है जिसको हमने बोला है फाइलेरिया, ये जो फाइलेरिया है, ये जो फाइलेरिया है ये आ जाता है, ये फाइलेरिया आपका किस कलर को हम दें जिससे कि ये, हाँ इस कलर से लेते हैं। ये जो फाइलेरिया है ये बेटा लिम्फ वेसल में ऐसे आके जमा होने लगते हैं, लिम्फ वेसल में ऐसे जमा होने लगते हैं। अब लिम्फ वेसल में ये इकट्ठे होते हैं तो लिम्फ वेसल हो जाती है ब्लॉक। जैसे मान लो यहां पे आके जमा हो गए तो यहां पे लग गया ब्लॉकेज, ब्लॉक लग गया। अब होता क्या है, जहां पे बेटा ब्लॉक लगा था, ब्लॉक लगा था, ये जो एरिया है इसके ऊपर ब्लॉक लग गया, तो होता क्या है, जहां पे ब्लॉक लगा है उसके नीचे, ध्यान देना, जहां पे ब्लॉक लगा है उसके नीचे वाले भाग में जो लिम्फ वेसल है वो टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब तो करती है। ध्यान देना, जहां पे ब्लॉक लगा है, ब्लॉक किसकी वजह से लगा है, इस वाली नली में आ गए फाइलेरिया, मतलब बाउचेरिया बैनकॉप्टी, यहां पे बैठ गए आके बुचरेरिया बैनकॉप्टी, जिस वजह से लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने से होता क्या है, जो टिश्यू फ्लूइड पड़ा हुआ है वो लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब तो कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब ऊपर की तरफ धकेलती है, जब ऊपर की तरफ धकेलती है तो आगे लगा है ब्लॉक। जब ब्लॉक लगा है तो लिम्फ, जो आपका लिम्फ है, जो टिश्यू फ्लूइड है वो जा ही नहीं पाता, देखो ना यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा है, ब्लॉक लगा है। नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है टिश्यू फ्लूइड जहां ब्लॉक लगा है उसके नीचे टिश्यू फ्लूइड बढ़ने लगता है, जहां बेटा ब्लॉक लगा है वहां उसके नीचे टिश्यू फ्लूइड बढ़ने लगता है, और जैसे टिश्यू फ्लूइड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ता है तो नीचे वाला हिस्सा फूल जाता है। तो याद रखना, ये ब्लॉक के नीचे वाला जो हिस्सा है पैर का वो फूल जाता है, इन्फ्लेम कर जाता है। इन्फ्लेम होने की वजह क्या थी, टिश्यू फ्लूइड बढ़ने लगा। जब टिश्यू फ्लूइड बढ़ने लगता है तो नीचे वाला हिस्सा फूल जाता है, ये फूला हुआ हिस्सा हाथी के पैर जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इस बीमारी को हम लोग फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस कहते हैं। जहां पे ब्लॉक लगा, बेटा ब्लॉक किसकी वजह से लगा, बुचेरिया बैनकॉप्टी की वजह से। ये लिम्फ वेसल में बैठ गए आके। अगर लिम्फ वेसल में बैठ गए, लिम्फ वेसल का काम क्या है, टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करके ब्लड को दे देना। जब लिम्फ वेसल टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करती है तो उसका नाम हो जाता है लिम्फ, बस इतना ध्यान देना। अगर बेटा ब्लॉक लग गया तो जिस हिस्से में ब्लॉक लगा उसके नीचे टिश्यू फ्लूइड धीरे धीरे भरने लगेगा। जब भरेगा तो वो हिस्सा जाता है गुब्बारे की तरह फूल, गुब्बारे की तरह फूला हुआ हिस्सा, गुब्बारे की तरह इन्फ्लेम हिस्सा हाथी के पैर जैसा दिखाई देता है। ये एक्चुअली लोअर लिम्ब में अक्सर कर होता है, तो लोअर लिम्ब मोटा हो जाता है, फूल कर हाथी की तरह पैर दिखाई देता है। दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। और ये जल्दी जल्दी नहीं शरीर में पनपती है, धीरे धीरे पनपती है, इस वजह से इसको हम लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो बेटा इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, इस वाले पूरे फिगर को स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और इस वाले फिगर को भी, इस वाले पूरे पेज को स्क्रीनशॉट कर लो। इस बीमारी से अगर क्वेश्चन आता है किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है ये तो मैंने अभी ऐसे ही शुरू कर दिया। हाँ, गवर्नमेंट इसकी टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। सरकार जितनी भी बीमारियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है उनकी दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल में मिलती हैं, ठीक है। तो इनको हम, अच्छा इसका बचने का एक ही उपाय है बेटा, जो बीमारी मच्छर से फैलती है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे ये बाउचेरिया फाइलेरिया हो, आपको मच्छर से बचाव करना है। और मच्छर से बचाव आप कर सकते हैं, आप जब भी लेटे मच्छरदानी लगा के लेटे, या मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या कछुआ छाप, घोड़ा छाप जो भी है उनका इस्तेमाल करें, जो नहीं अगरबत्ती आती है। साथ साथ में आपको पता है मच्छर पानी में अंडे देने जाता है, तो जहां पर पानी भरा है कोशिश करो पानी भरने ना दो। जैसे कूलर है, आपकी नालियां हैं, आपके गड्ढे हैं, वहां पानी मत भरने दो। अगर पानी भरा भी है किसी तालाब वालाब में तो मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाली मछली, बेटा जो बच्चे हमारे साथ हैं बताओ कौन सी मछली, मच्छर के लार्वा को कौन सी मछली खाती है, आंसर दो फटाफट। कौन सी मछली, कौन सी मछली मच्छर के अंडे को, मच्छर के लार्वे को खाती है? गैम्बूसिया। जितने बच्चे हैं
जिनको नहीं आ रहा था सुन ले। एक बच्चे ने आंसर दिया है गैम्बूसिया, सोनू प्रजापति, ब्रेड जैम कॉन्सेप्ट बाय जीएसटी सर, गजब, नाम बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं बच्चे। तो गैम्बूसिया एक मछली है, अगर कहीं तालाब वालाब में पानी भरा है उसमें गैम्बूसिया डाल दो, ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और साथ साथ में फाइलेरिया है, इनसे बचने का सबसे बढ़िया उपाय है आपको अपने को मच्छर से बचाना है। और इंसान इस पृथ्वी का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट, सबसे बेहतरीन एनिमल है। अगर आप चाहेंगे तो मच्छर से अपने को बचा सकते हैं। अगर आप अपने को मच्छर से बचा लेते हैं तो आप इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम लोगों ने आज जितनी भी बीमारियां हमारे सिलेबस में थी, चाहे बैक्टीरिया से होने वाली हो, चाहे वायरस से होने वाली हो, चाहे फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ से होने वाली हो, हमने वन बाई वन सब चीजें पढ़ी हैं। हम लोगों ने एक एक चीज सीखी है। अब आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जो चीजें एक आध छूट गई होंगी उनको भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी आएंगे तो ड्रग पढ़ेंगे। ड्रग के साथ साथ में जब ड्रग कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इम्यून सिस्टम की स्पेशल क्लास अलग से लगाएंगे। तो कोई बच्चा ये मत सोचे कि इम्यून सिस्टम नहीं कराया गया, अभी इम्यून सिस्टम भी होगा, धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन यहाँ पे लाएंगे भी, आप क्वेश्चन करिए, उनके आंसर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे, बेटा समझ में आई आंसर लिख दो। जितने बच्चे हमारे साथ थे क्या उनको समझ में आया है? हाँ बेटा, आदित्य, यम धान्याल, अंशिका, सोनू प्रजापति, रेहान, बच्चों को समझ में आया? यही उम्मीद लेकर हम आते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, आप अच्छे बने, बढ़िया बने, ऊर्जावान बने और डॉक्टर बनने के लायक बने और मेडिकल कॉलेज में जाएं। यहीं पे क्लास अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए हेडिंग के साथ। ओके बाय, गुड नाइट।